नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीटेट के मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा अपना उपयोग किए जाने वाले गणित। जो दुकानदार होते हैं काफी सारे शिक्षित नहीं होते हैं, तो उनके द्वारा जो गणित का उपयोग किया जाता है वो कैसा होता है? सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी है। क्या सारे गणित की समस्याएं उससे हल हो जाती हैं? तो ये तो गलत हो गया ऑलरेडी। उसके बाद दूसरा दिया है में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है। ये तो गलती हो गया भाई। अगर वो स्पष्ट नहीं होंगे, शुद्धता नहीं होगी, तो वो तो डेली ठगा जाएगा ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन आंसर है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। अब दुकानदार को आप मान लो 1000 का नोट देते हैं, तो वो तुरंत ही आपको थोड़ी देर में पैसे काउंट करके दे देता है, जबकि वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। जो पढ़ा लिखा ना भी हो वो भी दे देता है। इसका मतलब है वो मन में जो कैलकुलेशन है बहुत जल्दी करता है। तो उसकी कोई तकनीक होगी, वो तकनीक बच्चों से साझा की जानी चाहिए। और या फिर गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गणित वो वाली कक्षा में उपयोगी ना हो। तो दोस्तों, इसका आंसर सही होगा थर्ड वाला, तीसरे नंबर का। आगे एक क्वेश्चन आता है, देखते हैं। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? अगर बच्चों का एक ऐसा समूह है जो या तो बहुत अच्छा है या तो बहुत खराब है, तो उसे कैसे संभालना चाहिए? एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, ये तो एक तरीके से सही बात है कि बच्चों को साथ में रखेंगे तो जो कमजोर बच्चे होंगे वो अच्छे बच्चों से सीखेंगे। आगे क्या है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह रखकर ताकि वो एक दूसरे से सीखें। ये भी सही लग रहा है। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार रूप में दे दें। ये तो गलत लग रहा है भाई। अगर जो कम अच्छे बच्चे हैं उन्हें कठिन प्रश्न नहीं देंगे उनके सिलेबस से, तो वो और कमजोर हो जाएंगे। ये तो गलत है। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, तो ये भी गलत है। बच्चों को अगर एक साथ नहीं रखेंगे तो वो सीखेंगे कैसे? ठीक है। अब मान लो अच्छे बच्चे हैं, वो अच्छे वाले ग्रुप में हैं, तो फिर कमजोर बच्चों को कौन सिखाएगा? तो इसका सबसे सही आंसर है इन दोनों में भी अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं ताकि द लर्निंग आउटकम इन द मैथमेटिक आर डेवलप्ड। जो लर्निंग आउटकम होता है, जो सिखाया बच्चों को, वो बच्चों को समझ में आया और उससे उन्हें क्या परिणाम मिला। ये हम लोग क्यों करते हैं, क्यों सिखाते हैं? विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। लर्निंग आउटकम बढ़ाने के लिए मतलब जिससे बच्चे अच्छी तरीके से सीख के अच्छा उनका विकास हो, तो उसके लिए क्या करें? विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। भाई जो शैक्षिक सर्वेक्षण होते हैं, अचीवमेंट होते हैं बच्चों के, वो सर्वे से देखा जाए कि कैसा अचीवमेंट हो रहा है, कैसे प्रोग्रेस हो रही है। या फिर बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वो डिफाइन कर दिया जाए। जो भी बच्चे दक्षता या कौशल सीख रहे हैं उसे कक्षावार परिभाषित कर दिया जाए। या फिर वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों को तैयारी नहीं करनी, रटाना नहीं, ये सब चीजें पहले रॉन्ग कर देना है। करना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, तो ये भी सही हो सकता है। इसमें काफी सारी आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे सही आंसर जो है आपको उसी में टिक लगाना है। तो दोस्तों, आपको कौन सा सबसे सही आंसर लग रहा है? इसमें क्या पूछा गया है? प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं, सीखने के प्रतिफल, तो वो इसलिए विकसित किए जाते हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। टू डिफाइन क्लास वाइज competencies and skills to be achieved by the children। बच्चे कक्षा में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? तो कौन सा कार्य को एक गतिविधि के रूप में हम लोग देखेंगे? बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, ये गतिविधि है। या फिर बच्चों द्वारा सामपट पे नकल करना, नकल नकल करने वाला तुरंत हटा देंगे। बच्चों का अन्वेषण में लगना, जैसे एक्सप्लोरेशन करना, बच्चों का मतलब नई नई चीजें सीख रहे हैं, ये गतिविधि। या फिर शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, ये गतिविधि है। तो इसमें से कौन सी गतिविधि आपको लग रही है?
जो सबसे अच्छा आंसर है वो ये है कि बच्चे का अन्वेषण में लगना, मतलब खुद ही एक्सप्लोर करना। कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो खुद ही अपने अंदर से उन्हें सीखने का मन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, नहीं पे बहुत ध्यान रखना। गिनती अगर बच्चों को सीखनी है तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? क्रमबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? समूह बनाना या फिर एक एक संगतता। इसमें देखिए हिंदी दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप में दी गई है, तो अगर आपको नहीं समझ में आता क्रमबद्धता तो समझ में आता है कि भाई लाइन से कंटिन्यूटी, अगर बाकी समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग इंग्लिश वाले सेक्शन से देख सकते हैं। रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली, रिसाइटिंग माने बार बार बोलना नंबर्स के नेम, जैसे एक बोला फिर 5 बोल दिया या फिर 12 बोल दिया, रैंडमली नंबर बोलना, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यादृच्छिक रूप से पढ़ना नहीं हो सकता। क्रिएटिंग ग्रुपिंग, ग्रुप बनाने से तो हम लोग सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? ऐसा हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता ना। एक एक संगतता, वन टू वन करेस्पॉन्डेंस, एक से एक एक बच्चा एक दूसरे से बोले, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? जो नहीं है वो कौन सा होगा? सबसे जो नहीं लग रहा है वो है ये वाला। क्रमबद्धता बच्चों में होनी चाहिए। समूह बनाना बच्चे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे सही है क्रमबद्धता। और फिर एक एक संगतता, एक दूसरे से एक एक करके बोले बच्चे, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन सबसे गलत लग रहा है वो ये वाला। तो जो सबसे गलत लग रहा है वो, सीटन में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लगभग सारे सही लगेंगे सारे गलत लगेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या होता है। अगर नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर सपोज करो कि ये है हमारा रेक्टेंगल और इसके अंदर का जितना भी एरिया है उसे क्या कहेंगे? क्षेत्रफल इसका। उसने लंबाई चौड़ाई का उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि क्षेत्रफल उससे पूछा गया तो उसने लंबाई चौड़ाई का उत्तर दिया, तो बच्चा क्या सोच रहा है क्षेत्रफल के बारे में? तो ये आपको बताना है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया, या फिर बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई या चौड़ाई है, या फिर बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के में उलझन में, वो कंफ्यूज है कि क्षेत्रफल क्या है परिमाप क्या है, या फिर बच्चे के को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आपको क्या मालूम हो रहा है? अब सिंपल सी बात है, बच्चा जब कुछ तो बता रहा है इसका मतलब जानकारी तो है। ये तो गलत हो गया कि नहीं है? बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा में उलझन है ऐसा तो है नहीं, वो लंबाई चौड़ाई तो बता रहा, कुछ तो बता रहा है। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई है। क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया क्या है कि अंदर का एरिया, तो लंबाई चौड़ाई तो नहीं हो सकती है। आगे, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। अब मान लो कोई क्षेत्रफल तो किसी का हो सकता है, ये स्क्वायर है मान लो और ये आयत है, तो दोनों का ही क्षेत्रफल होगा। टीचर ने क्या पूछा है? उसने सिर्फ क्षेत्रफल पूछा है, तो बच्चे को बताना चाहिए अंदर का क्षेत्रफल होता है, लेकिन वो लंबाई चौड़ाई बता रहा है। अब जो आयत है उसमें तो लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती। तो फिर लंबाई चौड़ाई की बात कहाँ से आ गई? इसका मतलब बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को, उसे पता है क्षेत्रफल क्या है, लेकिन उसने सोचा कि टीचर आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसलिए उसने लंबाई चौड़ाई का उत्तर दिया। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित कैसे सीखी जाती? आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये तो अवधारणा पहले ही गलत हो गई। हर कोई गणित सीख सकता है ऐसा तो हो सकता है? गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है ऐसा तो नहीं है, आराम से गणित सीखा जा सकता है। आगे, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है ऐसा भी नहीं है। तो इसमें सही आंसर सिंपल सा है, सिंपल लॉजिक वाला है कि हर कोई गणित सीख सकता है। आगे देखते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित करी, बच्चों को एक शीट दी जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। समान कोण माने जिसमें तीनों कोण समान हो त्रिभुज के, ऐसे 4 त्रिभुज खींचे गए थे और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया है। तो आपको ये कौन सी विधि लग रही है? अब अगर आपने निगमन, व्याख्यान, प्रयोगशाला, आगमन विधि पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी विधि है। आप पहले आंसर कर दीजिए। ये दोस्तों आगमन विधि है। टीचर क्या चाहता है? टीचर चाहता है कि बच्चे खुद से करें, खुद से सीखें। जो उन्हें दिया गया है पहले खुद एक्सप्लोर करें, उसके बाद बच्चे सीखें। तो ये आगमन विधि है, पहले टीचर नहीं बता रहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पे बार बार मैं जोर दे रहा हूँ। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, या फिर संकल्पना मानचित्र प्रकृति के पदानुक्रमित है, या फिर संकल्पना मानचित्र एक शिक्षक को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है। कौन सा सही नहीं है? आगे संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधी अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। तो बाकी सब तो सही है, लेकिन संकल्पना मानचित्र चित्रों केवल शिक्षकों द्वारा बनाना चाहिए, ये किसने कहा है? तो ये तो सिंपल सा है, पता चल रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। बस आपको इसमें दिमाग लगाए रहना कि क्या पूछा गया था। नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है समझ के किसी और में लगा आते हैं कि कोई क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आंसर सही लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतना आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे ये तो हो गए हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन, और इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे आएंगे वो होंगे सीधे मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, मैथ के मतलब सॉल्व करने वाले मैथ के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आ रही है दोस्त? ठीक है, ओके। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आया है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2/3 प्लस 4/5। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जो 3 और 5 एक अंश होता है, ऊपर वाला नीचे वाला हर होता है। 3 और 5 हर हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, लासामा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? 5 और 3 का गुणा कर देते हैं, कितना आएगा? 15। अब आगे वाला क्या करते हैं, जिसे मैथ नहीं आती उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने गुणा करके नीचे लिख लिया, इसके बाद जो नीचे वाला ये हर है 3, इसको डिवाइड करेंगे, इससे भाग करेंगे, तो 5 15। 3 की जब टेबल पढ़ेंगे तो 5वीं बार में आएगा 15, और जो भी जितनी बार में भी आएगा उसका ऊपर वाले अंश में गुणा कर देंगे। तो 5 15 5 आया, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। आगे 5 का 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 बार जाएगा, और जो भी आएगा 3 उसका ऊपर गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे। तो इतना ही सिंपल होता है, बस आपको सीखना है। आगे क्या करते हैं, यहाँ पे 15 का 15 ही लिखा रहने देंगे, और 10 और 12 22 हो जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग अगर ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, अगर और भाग नहीं जा रहा है, तो हम लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम लोग इस तरीके से भाग करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे 15 एकम 15, और यहाँ पे माइनस करने में हमारा 7 आ गया है। अब आप सोचेंगे आंसर तो 7 आ रहा है, देखिए इसके आगे और कोई डिवाइड कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 की पावर 7/15 आ रहा है। ये कैसे लिखा है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ 15 है, यहाँ 7 है, और ये 1 है। तो दोस्तों आप इन सबको इस दिशा में घुमा दीजिए जैसे मैंने बताया है। मतलब इसे घुमा के इधर ले जाइए, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 15 को नीचे ले जाइए और 7 को ऊपर ले जाइए, मतलब इसे ऐसे घुमा दीजिए। तो हम लोगों ने क्या करा, 1 को उठा के इधर ले आए, 15 को इधर ले आए, और 7 को ऊपर ले गए। तो दोस्तों आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरा सॉल्व करने के बाद हम लोग इसे घुमा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो आकार दिए गए हैं उसमें कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आपने दोस्त पढ़े होंगे कि चित्र कैसे होते हैं, उनका नाम क्या होता है, तो आप आसानी से
उत्तर दे देंगे। पहला क्या है, इसमें से एक समांतर चतुर्भुज है, नहीं है, ये दिया गया है। इसके बाद इसमें से दो सम चतुर्भुज हैं। इसके बाद इसमें दो आयत हैं। अगर सभी समांतर चतुर्भुज हैं तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, क्या सभी समांतर चतुर्भुज हैं? ऐसा तो नहीं है, सारे समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सबके डिजाइन अलग अलग हैं तो समांतर नहीं है। इसमें दो आयत हैं। दो आयत माने आयत ऐसे होता है, ये लंबा, जिसमें लंबाई ज्यादा होती है, लंबाई ये ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। ठीक है, तो इसमें दो आयत कहीं दिख रहे हैं? सिर्फ एक ही आयत दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें दो आयत हैं तो ये भी एक गलत हो गया। इसमें दो सम चतुर्भुज हैं तो इसमें दो सम चतुर्भुज कहीं नहीं दिख रहे हैं। आगे इसमें एक समांतर चतुर्भुज नहीं है तो इसमें एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये गलत है। जबकि हमारे पास देख सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें लिखा है समांतर चतुर्भुज नहीं है। और यहाँ भी पूछा गया कौन सा ठीक नहीं है, तो ये वाला ठीक नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करेगा? तो हम लोग, ये तो सिंपल है, अगर आपको पता होगा 11,1111 तो कैसे लिखते हैं? 11,000, ठीक है, हजार में क्या होता है, कितनी जीरो होते हैं? 1 2 3, ठीक है। तो फिर से देखिए 11,000, 1100 और 11, ठीक है। 11 देखिए ये वाला आंसर सही होगा, 11 तो सबसे लास्ट में आएगा। अब 1100 की बात कर रहे हैं तो 11 के आगे 2 जीरो लगेंगे तो उसका सही स्थान यहाँ पे है, और 11,000 में उसका स्थान यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा क्या? बोलिए, जल्दी बोलिए। 11,1111 यही आंसर आएगा, क्योंकि 11,000 की बात करी जा रही है ना। तो क्या आंसर आएगा? 11,1111। ये आंसर आपका सही नहीं है। और आप दिमाग लगाइए, ये वाला हो सकता है क्या? ऐसे कभी लिखा जाता है? ये भी ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और आप दिमाग लगाइए। इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गए नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए और बीच की दूरी बतानी है, ए और बी के बीच की दूरी। तो सबसे पहले ये दोनों नंबर देखेंगे हम लोग, ये 25,000 है, ये 39,000 है। चलिए हम लोग एक एक पॉइंट में एक एक हजार बढ़ा के देखते हैं। तो 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31 और डायरेक्ट 39। तो एक एक बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अब चलो दो दो बढ़ाते हैं। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। इसका मतलब हर पॉइंट में 2-2 हजार का अंतर है। हम लोगों को निकालना क्या है? ए और बी के बीच की दूरी। तो देखते हैं कितने पॉइंट हैं ए और बी के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पॉइंट हैं ए और बी के बीच में। और हर पॉइंट में वैल्यू कितनी है? 2। तो 11 में गुणा कर दें हम लोग किसका? 2 का। तो कितना हो जाएगा? 22। इसका मतलब आंसर आपका कितना आ जाएगा? 22,000। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22,000 इकाइयां। सिंपल था है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि टाइम होता नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है 3 की पावर 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इसमें आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि 16 किलोग्राम कोई चीज है और 16 किलोग्राम चीनी है, उसमें 4 किलोग्राम के कितने पैकेट आप बना सकते हैं? तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप 16 से 4 को भाग कर देंगे और आएगा 4 चक्कू 16, मतलब आंसर आएगा 4, मतलब 4 पैकेट बनाए जा सकते हैं और हर पैकेट में 4 किलो चीनी होगी। तो यहाँ पे भी वही तरीका लगाइए, इतनी चीनी है और इतने किलोग्राम चीनी है और
इतने हर पैकेट में अगर चीनी डाली जाए तो कितने पैकेट बन सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए क्या होता है, इस वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं और इस वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को बटे में दिया होता है तो एक जो पहली संख्या होती है उसे वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन जो दूसरी संख्या होती है उसे मल्टीप्लाई करके उल्टा करके इधर लिख देते हैं। अगर आप पहले इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 4 तीयों 12, और उसे ये कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। 4 का पहले 3 में गुणा करते हैं, 4 तीयों 12, और फिर 1 जोड़ देते हैं तो 13 हो जाता है। तो 13 और बटा जो 4 है वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे भाग का निशान लगाते हैं तो 1/16 लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सी एक ट्रिक है, भाग की जगह यहाँ आप गुणा का निशान लगाएंगे और ऊपर नीचे से कर देंगे, 16 को ऊपर 1 को नीचे। उसके बाद जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16, ठीक है। फिर 13 का हम लोग 4 में गुणा करेंगे तो हम लोगों का 52 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इतना अगर हर पैकेट में चीनी डाली जाए तो हम लोगों के 52 पैकेट बन सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है सारे। आगे, हरीश ने 18:40, 18 माने पता है ना, शाम के 6, सुबह के 6 बजते हैं तो 6 ही लिखा जाता है, लेकिन जब 18 लिखा जाए मतलब शाम के 6:40 बजे अपनी यात्रा शुरू करी। और 22, 22 आप समझते हैं ना कितना होता है 22? 22 होता है जब 10 बजे होते हैं, 10:20। यात्रा समाप्त कर, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा? तो यात्रा पूरी करने में जरा हम लोग देखते हैं, 6 बजे से उसने चालू करी यात्रा और 10 बजे खत्म कर दी। तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 4 घंटे हुए। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि 6:40 पे यात्रा चालू करी और 10:20 पे यात्रा खत्म करी, मतलब 6 बज चुके थे, 7 बजने में कितने मिनट कम थे? 20 मिनट कम थे। इसका मतलब जो 4 घंटे निकाले हैं उसमें से 1 घंटा कम कर देंगे, और यहाँ पे हम लोगों के इधर के कितने 20 मिनट और 20 मिनट इधर ज़्यादा लगे तो 40 मिनट हो जाएंगे। तो 3 घंटे और 40 मिनट हम लोगों को यात्रा कंप्लीट करने में लगेंगे। ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व करने होते हैं, इसलिए 24 घंटे वाली घड़ी पढ़ के जरूर जाना दोस्तों। आगे देखते हैं, 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 200 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के लिए निम्नलिखित कितने में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है आपको बताना है 2000 मिलीलीटर की बाल्टी भरने के लिए। सिंपल सी बात है, अगर 200 मिलीलीटर की बाल्टी है और 300 मिलीलीटर की बाल्टी है, वो भरना 200 है। तो जरा हम लोग देखते हैं, पहला 4 और 4 है, 200 की 4 बाल्टी और 300 की 4 बाल्टी। तो 4 दूनी 8, 800 और 4 तीयों 12, 800 प्लस 1200 2000 होते हैं, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, 7 दूनी 14 और 2 का 3 में करेंगे तो 6, 600, 1400 प्लस 600 कितने होते हैं? 2000 होते हैं ना, तो ये भी सही है। आगे हम लोग 6 और 3 का देखेंगे, 6 दूनी 12 और 3 तियां 9, 1200 और 900 2000 नहीं होते हैं, 1200 और 900 2100 होते हैं। तो यही वाला हमारा सही नहीं है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन सारे। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से 7.1 गुणा 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कैसे कौन सा होगा? दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले यहाँ देखिए 9.09 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट है और यहाँ भी 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट हट जाते हैं जब दोनों 2 नंबर के पहले हैं। बचा गया फिर 7.1 गुणे 385 बटे 909, इतना बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, 909 यहाँ पे बचा तो 900 को अलग कर लेंगे, गुणा लगाएंगे और 9 अलग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। 900 प्लस 9, इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं अगर आप चाहें, समझने के लिए, ये आपकी समझ के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद फिर इसे सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा अंदर 900 100 प्लस 1 101 हो जाएगा, तो 9 गुणे 101 हो जाएगा। और ऊपर क्या करेंगे हम लोग, 7.01 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें तो भी हमारा वही आंसर आएगा, 7 और 0.01।
ठीक है, यहाँ पे इसे हटा देंगे। इसके बाद इंटू लगाएंगे, यहाँ पे 385 को हम लोग 300 प्लस 85 लिख सकते हैं। ये गलती मुझे लगता है उनसे हो गई है जिन्होंने पीडीएफ बनाई है, तो यहाँ पे प्लस 85 लिख देंगे अगर आप चाहें। उसके बाद आप कॉमन लेके सॉल्व करना चाहे तो कॉमन लेके कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आप सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट का बड़ा ध्यान रखना, पॉइंट 2 नंबर के पहले हैं तो हट जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट बना रहेगा। उसके बाद आप डिवाइड करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग करके डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे। आपका आंसर होगा 7 गुणे 4/9। आगे देखते हैं, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये है हमारा आयत, तो बन ही रहा है यहाँ पे। और इसमें ये बताया गया कि एक जो है वर्ग वो कितना है, 4 वर्ग इकाई है, मतलब उसका जो वर्ग है, एक वर्ग का एरिया जो है वो 4 वर्ग इकाई है। अच्छा, वर्ग का सूत्र क्या होता है, एरिया के सूत्र का क्या होता है, वो होता है साइड गुणे साइड। अगर एक वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो उसकी एक साइड 2 होगी और एक साइड दूसरी साइड भी 2 होगी, तभी तो उसका वर्ग जो निकालेंगे वो 4 वर्ग इकाई आएगा। और यहाँ पे सपोज करो अगर 1 2 होगा तो बाकी भी दूसरे 2 2 होंगे, और यहाँ भी 2 2 होंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आयत का परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है यहाँ पे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी है यहाँ पे, 2 प्लस 2 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर 8 4 12, तो 2 गुणे 12 बराबर 24 इकाई। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 24 इकाई। दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालना कितना सिंपल, इसका आंसर होगा 75। आप पूछेंगे आप कैसे आया। अब समझिए, एक बच्चा है, उसने किसी हर सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में 75 अंक प्राप्त किए। तो माध्यिका का क्या मतलब होता है, 75 को 5 बार या तो जोड़ें बटे 5 कर दें, या फिर 75 में 5 का गुणा कर दें। ठीक है, 75 में 5 का गुणा कर दें। इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये रहा 75 और 75 में हम लोग करते हैं गुणा 5 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या तो 75 को 5 बार ऐड कर दो या 75 में 5 का गुणा कर दो। और माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी बार 75 को ऐड कर देंगे करते हैं उतनी बार उस नंबर को लिख देंगे। अगर 75 को सपोज करो 5 बार ऐड करा है तो हम लोग नीचे इसमें 5 लिख देंगे। अब आखिर होगा क्या, यहाँ पे 5 और 5 कट जाएगा और बचेगा क्या, 75 आपका। तो अगर आप 75 को 5 बार ऐड करते हैं उसके बाद डिवाइड करके 5 लिखते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट दिमाग लगाइए, 75 को 5 बार ऐड करने की जगह 75 गुणा 5 कर देंगे और बटे 5 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, दिए गए ठोस को निम्न में से किसके मोड़ने पे बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा यहाँ चित्र है जिसके मोड़ने में ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ठोस है इसमें 3 साइड है, 1 2 3, और एक साइड नीचे भी होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जरा दिमाग लगाइए, ये अगर आप देखेंगे, चलो इतने एरिया को छुपा देते हैं, ये नीचे वाला एरिया छुपा दीजिए और बचा हुआ क्या ठोस बन रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरीका, बिल्कुल बन रहा है ना। और ये नीचे वाला है, इसे क्या करेंगे, इसे उठा के ऊपर लगा देंगे यहाँ पे। मतलब इसमें दोनों 2 साइडें तो दी गई लेकिन एक साइड नीचे उतरी हुई है, इसे उठा के ऊपर लगा देंगे, आपका ये वाला चित्र बन जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए और अपने चाहने वालों को सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।